नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 47, ठीक है। तो सिविल सर्विस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये हमारी टेस्ट नंबर 47 है और हमेशा भी कॉन्फिडेंट रहिए और हार्ड वर्क के सिवा कोई भी ऑप्शन अपने पास नहीं है, ठीक है। तो हार्ड वर्क ही करते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, आज का नया कोट क्या है, बहुत शानदार है। बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। मतलब जो भी मतलब अभी कोई भी आपको दिन में कोई बुरा विचार आता है कि यार ये मतलब ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी को फोड़ डालो, कैसा आदमी है, गंदा आदमी, ये है वो है, ठीक है। ऐसे कोई भी काफी बुरे विचार होते हैं तो उस पर कर पर डालो कि भाई ये कल करेंगे। अच्छा काम है। अगर कोई भूखा है, कोई आपके मतलब जो आपकी गली में कोई भूखा बच्चा है या फिर गाय है तो उसको पानी पिलाओ, ठीक है, उसको खाना दो, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, तो इसको आज ही कर डालो, ठीक है। अच्छा काम आज ही कर डालो, बुरा काम कल पर टालो, ठीक है। और ये रहा हमारा यूट्यूब लिंक, ठीक है, फेसबुक लिंक और टेलीग्राम लिंक जो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और सीधे मुझे आपसे बात करनी हो तो आपको मुझसे तो यहाँ पर एम यूपीएससी पर सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं, एट अकाउंट है। और यहाँ पर जाकर मुझे सीधे यूट्यूब से हमारा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा कंप्लीट बुक लिस्ट यूपीएससी एंड स्टेट्स पीसीएस एग्जाम। तो इसकी पूरी बुक लिस्ट है और ये रही स्ट्रेटर्जी, जिसको पूरे की पूरी स्ट्रेटर्जी बताई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और जिसको भी बुक लेनी हो तो ठीक है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे ही मैंने सबकी हिंदी मीडियम के लिए लिंक दे दी गई है, ठीक है। चाहे एनसीईआरटी हो या फिर कोई भी ऑथर की बुक हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो दोनों लेक्चर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई ये लेक्चर मतलब काफी बच्चों के द्वारा देखा गया, इसलिए मैंने रखा है कि ये लेक्चर काफी बच्चों के द्वारा देखा गया, ये लेक्चर नहीं देखा गया। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 ही है, ठीक है। तो ये ही उसका पार्ट है, दोनों कंबाइंड लेक्चर है। तो दोनों लेक्चर देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा। देखिए, मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलेरिया के बारे में पूछा गया है कि इसे ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्लाज्मोडियम संक्रमित जो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मानव शरीर में प्रवेश करता है। किससे? कि मादा एनाफिलिस मच्छर है, उसके काटने से प्लाज्मोडियम बॉडी में इंपोर्ट होता है, ठीक है। और यह परजीवी सफेद रक्त कोशिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल पर हमला कर उन्हें तोड़ने का कार्य करता है। कौन? जो ये मलेरिया का मतलब मच्छर काटता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो, दो और तीन और एक, दो, तीन, तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि एक और दो कथन सही है, पर ये तीसरा कथन गलत है, ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। देखिए, पहले जान लेते प्रोटोजोआ क्या है। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। और दे कम इन मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज, ठीक है। ये जो डिफरेंट शेप आकार के होते हैं और अलग अलग आकार के होते हैं, ठीक है। और रिंगिंग फ्रॉम एन एमोबिया, ठीक है। आपने जो बचपन में मतलब बचपन में नहीं मतलब 8, 9, 10 या 7, 8 किताबों में आपने अमीबा एमोबिया देखा होगा। एमोबिया विच कैन बी एक्सचेंज इट्स शेप, ठीक है, वो अपना शेप बदलती रहती है, मतलब उसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, कोई भी आकार में होती है। पर पैरामीशियम है, पैरामीशियम उसका आकार फिक्स होता है, एक ही शेप में होता है, कुछ ऐसे टाइप का होता है एक्चुअली। पर एमीबिया है वो अलग अलग आकार के होते हैं। दे लिव इन ए वाइड वेराइटी ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट, यानी कि जो मॉइस्ट होती है वहां पर, जहाँ भेज ज्यादा होता है, भेज वाली जगह पर, वहां ये लोग अपना निवास करते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रेश वाटर, मरीन एनवायरमेंट्स एंड मिट्टी, ठीक है। अब देखते हैं अपने एमसीक्यू का आंसर। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्लाज्मोडियम
फाल्सीपेरम के कारण होने वाला मलेरिया सबसे घातक होता है। कौन सा सबसे घातक होता है? कि मलेरिया फाल्सीपेरम, ठीक है, उसके कारण होने वाला मलेरिया होता है, वो घातक होता है, जानलेवा होता है। ठीक है। संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम मानव शरीर में स्पाइरोजोइट्स यानी कि संक्रामक रूप से ही फैलता है। ठीक है। शरीर में संक्रमण के जो होने से ही उसको शरीर में, बॉडी में इंक्लूड होता है। ठीक है। किसके? कि संक्रमित मादा एनाफिलिस। तो मच्छर का नाम क्या है? कि फीमेल यानी कि मादा एनाफिलिस। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम मानव शरीर में स्पाइरोइड्स के रूप में प्रवेश करता है। ये परजीवी आंतरिक रूप से यकृत यानी कि ये जो हमला करता है, ये आंतरिक रूप से जो यकृत होता है, लीवर की कोशिकाओं में गुणित होता है और उसके बाद आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल पर हमला करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो आरबीसी है वो टूटने लगती है, उसकी संख्या कम होने लगती है, आरबीसी का नाश होने लगता है, इसलिए आरबीसी कम हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर अपने एमसीक्यू में क्या था? डब्ल्यूबीसी नहीं है, क्या है? आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल। देखिए दूसरा प्रश्न है, महाकवि सुब्रमण्यम भारती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिवादी हिस्से यानी कि गर्म दल से जुड़े थे कौन? सुब्रमण्यम भारती। दूसरा क्या है कि उन्होंने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हिस्सा लिया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है। अब देखते हैं कि चर्चा में क्यों है यार। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के, ये अच्छा है प्रधानमंत्री जी, मतलब कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता है तो पहले मतलब निकल जाते हैं। देखिए मोदी जी ने तमिलनाडु के वनीवाल कल्चर सेंटर द्वारा वर्चुअल माध्यम से वर्चुअली ठीक है, वर्चुअल माध्यम से आयोजित अंतरराष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को संबोधित किया। यह कार्यक्रम तमिल भाषा के कवि और लेखक महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। किसके? सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती पर। ठीक है, तमिल भाषा के कवि। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सुब्रमण्यम भारती याद रखना, फिर तमिल भाषा के कवि थे, और जो ये था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हिस्सा लिया था उसने, और ये गरम दल से जुड़े थे। ठीक है, इतना तो याद रखना है। ठीक है, 1885 से 1920 के उत्कृष्ट भारतीय लेखक थे, राइटर भी थे, जिन्हें आधुनिक तमिल शैली का जनक भी माना जाता है। यानी कि आधुनिक जो तमिल शैली है, तमिल कल्चर, उसके जनक भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए बहुत डीपली एनालिसिस करवाइए इसका बच्चों। देखिए राष्ट्रवादी काल के दौरान भागीदारी उसकी क्या रही, ये क्वेश्चन पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए लिया है। 1904 के बाद वे तमिल भाषा के दैनिक समाचार पत्र स्वदेश मित्रन में बतौर पत्रकार शामिल थे। तो फिर से प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया कि स्वदेश मित्रन। ठीक है, इसे उन्हें तत्कालीन भारत की दयनीय स्थिति और स्वाधीनता के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके बाद वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिवादी हिस्से यानी गरम दल में शामिल हो गए। सुब्रमण्यम भारती ने स्वाधीनता आंदोलन में अपने क्रांतिकारी आगमन की घोषणा करते हुए मई 1906 में इंडिया नामक, प्रीलिम्स का क्वेश्चन फिर से आ गया, इंडिया नाम के एक तमिल साप्ताहिक अखबार का प्रारंभ किया। ठीक है, वो पहले थे जो कार्टून प्रकाशित करने वाले तमिलनाडु के पहला अखबार था। कौन सा? इंडिया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने विजया जैसी कुछ पत्रिका का प्रकाशन और संपादन भी किया। उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे उसकी वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिया, और इस दौरान बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, जैसे कई अन्य अतिवादी जो गरम दल के नेता थे, उसके साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर उसने वार्ता की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ठीक है, भारतीय ने जब राष्ट्रीय कांग्रेस को बनारस अधिवेशन में, ठीक है, भारती ने जब राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में 1905 में जो हुआ था ना, और सूर्योत अधिवेशन 1907 में होता था, ये दोनों क्वेश्चन ही बन गए। ठीक है,
उसमें हिस्सा लिया और कांग्रेस के कई बड़ी और प्रमुख नेता थे उससे काफी प्रभावित हुए थे। ये नेता जो भारती जी है उससे काफी प्रभावित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हिंदू सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। तो उसमें धातु मुद्रा में धातु मुद्रा उपयोग में नहीं थी और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा किया जाता था। दूसरा, कपास का उत्पादन है वो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। तीसरा क्या है कि लोग कांसा, तांबा और लौह के उपयोग भी भली भांति परिचित थे। और चौथा है, सिंधु सभ्यता के लोगों के आहार में पशु उत्पादनों का उपयोग प्रचलित था। लॉजिक क्वेश्चन अगर थोड़ा भी पता हो तो भी ये क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा कथन सही नहीं है क्योंकि यहाँ लोहा गलत है। ठीक है, देखिए भारत के इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये सबको पता है, वहीं से सब शुरू हुआ था। अनगिनत संख्या में मिले मुहर, ठीक है, एक समान लिपि और वजन और मापन की विधियों से पता चला है कि इसमें यहाँ व्यापार इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। ठीक है, व्यापार, हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। ये पूरा का पूरा डीपली एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। ठीक है, पूरा का पूरा लिख लीजिए कॉपी पेन लेकर। ठीक है, अरब सागर के तट के पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपने व्यापारिक बस्तियां स्थापित की और प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार भी होता था। कहाँ से? मध्य एशिया से। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान जो उसके आसपास के देश है ना, वहां से। हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लवन मैदानों के पास स्थित थे जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, सरसों, तिल, मसूर आदि उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थान से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से दुर्लभ है, यानी कि बहुत रेयर केस में मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती की थी। तो सर्वप्रथम कपास की खेती किसने की थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने की थी। देखिए, वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करने कठिन होता है क्योंकि कृषि की प्रधानता मापना, उसकी प्रधानता मापने के लिए इसके अनाज उत्पादन क्षमता का आधार लिया जाता है। ठीक है, हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि और उसका उपयोग से भली भांति ये लोग परिचित थे। ठीक है, हड़प्पाई लोग, हड़प्पावासी लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ठीक है, कथन गलत हो गया ना, लोहे का उपयोग से परिचित नहीं है। ठीक है, इन्होंने लोहे की खोज नहीं की गई थी क्योंकि यह कांस्य युग की सभ्यता थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कांस्य युग से जुड़ी हुई है। ठीक है, उस युग की है। ठीक है, इसलिए इन समय के लोगों को तांबे और कांस्य का ही पता था। ठीक है, और जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस है, उसमें प्रकाशित एक लेख अध्ययन के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के आहार में मांस का प्रभुत्व था, जिसमें गौ मांस व्यापक रूप से शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों में पाए गए जो चर्बी के अवशेष है, ठीक है, वो यह शोध किया कि उसमें सुअर, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरियों और उसकी मांस की अधिकता मिली। और प्राचीन उत्तर पश्चिमी भारत के शहरी ग्रामीण इलाकों में पुरातन बर्तनों में दूध से बनी कई चीजें की अवशेष भी पाए गए। ठीक है, बड़ी बड़ी बात यह है कि गौमांस, सुअर, मवेशी यानी कि मांसाहारी थे ये लोग, और दूध के कई चीजों के अवशेष मिले। तांबे और कांसे का उपयोग होता था। ठीक है, फिर व्यापार अच्छा होता था। फिर जो व्यापार अच्छा होता था ये तो हो गया। फिर मुहरें मिली। फिर कुशल नौवहन प्रणाली थी। फिर अनाज का उत्पादन अच्छा होता था। फिर है बस गेहूं, जौ, तल, मसूर, उसका उत्पादन, ये तो अनाज में आ गया। ठीक है, फिर ये याद रखना गुजरात के कच्छ कुछ स्थानों में बाजरा का उत्पादन मिला है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि परिसीमन आयोग के बारे में पूछा गया है कि परिसीमन आयोग, ठीक है, परिसीमन आयोग भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा क्या है कि यह जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का उचित विभाजन करने
कि प्रत्येक नागरिक के लिए प्रतिनिधित्व समान अवसर सुनिश्चित करता है। कौन? परिसीमन आयोग। अब आयोग का आदेश को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है पर पहला कथन गलत है, क्योंकि परिसीमन आयोग है उसका जो निर्वाचन उसका नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। ठीक है, ना कि निर्वाचन आयोग द्वारा। देखिए, परिसीमन आयोग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करते हैं। इसकी नियुक्ति नहीं करता है निर्वाचन आयोग, पर इसका सहयोग जो वो काम करते हैं उसमें सहयोग करता है। ठीक है, परिसीमन आयोग का उद्देश्य क्या है? कि परिसीमन आयोग का जो उद्देश्य है, समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव, समय के साथ साथ जो जनसंख्या में बदलाव होता है, बढ़ती है, कम होती है, कम तो काफी मतलब बहुत नहीं होती है पर बढ़ती जाती है, तो जनसंख्या में बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, सबको न्याय मिले, सबको प्रतिनिधित्व सेम मिले। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना, ताकि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों, कोई भी वर्ग हो, प्रत्येक सभी वर्ग के नागरिकों उसको प्रतिनिधित्व समान अवसर मिले। ठीक है, अनुसूचित वर्ग, ठीक है, उन लोगों की हितों की रक्षा के लिए जो आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया तहत ही किया जाता है। ठीक है, जो अनुसूचित वर्ग के लोग होते हैं उसके हितों की रक्षा के लिए जो सीटें आरक्षित जो करते हैं, सीटें आरक्षित होती है ना लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, काफी जगह पर जो इन वर्गों से रिलेटेड है अनुसूचित वर्गों के लिए, तो उसका निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों डेट याद रखना है। ये 1952, 1963, 1973, ठीक है, और 2002। ठीक है, डिफरेंस काफी नहीं है। देखिए यहाँ 63 याद आ गया, फिर उसके 10 साल बाद 73। ठीक है, यहाँ पर एक ही कम है। ठीक है, यहाँ पर 53 होना चाहिए पर उसके पास 52 है, तो ये अलग है, पर याद रखना है। ठीक है, ये 11 साल के बाद है। ठीक है, बाकी 10-10 साल, और फिर उसके बाद डायरेक्टली 2002 में परिसीमन आयोग बनाया गया था। ठीक है, उसका गठन किया गया था। परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है, जिसे आदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, कानूनी शक्ति प्राप्त है और उसे किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। सोच सकते हैं कितनी बड़ी मतलब आयोग है कि न्यायालय के समक्ष भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, महाशरद के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसे महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया और यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विकलांग लोगों के लिए आवश्यक उपकरण को मुफ्त में प्रदान करेगा। किसके बारे में? महाशरद। ठीक है, नाम याद रखना। कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है, तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2, नहीं 1 और नहीं 2। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन गलत है। देखिए, महाशरद महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विकलांग लोगों को आवश्यक उपकरणों में, जो विकलांग लोग होते हैं, अपंग लोग होते हैं, ठीक है, उसको उपकरण यानी कि कोई भी व्हील चेयर या फिर कोई भी हेल्प हो तो उसको किसके माध्यम से? डिजिटल, ठीक है, डिजिटल माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको मुफ्त में प्रदान करवाना है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, ये समिति दी गई, ये इसका उद्देश्य दी गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये चारों के चारों है वो करंट से रिलेटेड है और सालों से चर्चा में रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कमिटी और ये है उसका उद्देश्य। जो कमिटी बनाई गई थी ये उसके किन किन उद्देश्य से बनाई गई थी, इन दोनों को मिलाना है। ठीक है, तो पहला है MS अनंत समिति, तो दूसरा है जस्टिन मदन बी लोकुर, तीसरा है राजेश वर्मा और चौथा है जस्टिन जैन कमेटी। ठीक है, तो
ए है क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। दूसरा क्या है कि इसरो प्रकरण से संबंधित। तीसरा क्या है कि अखिल भारतीय तकनीकी परिषद। और चौथा क्या है कि पराली को जलाने से रोकना। ठीक है, तो ये सब कमिटी है और ये सब इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये है इसके ऑप्शन। आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको ठीक से नहीं समझ आएगा। ठीक है, इसलिए पहला क्या है कि ए सी बी डी, और दूसरा पहले में सी, दूसरे में डी, तीसरे में ए, चौथे में बी, फिर तीसरे में पहले में ए, दूसरे में 2B 3C 4D, और चौथे में 1B 2B 3C और 4 है। तो वीडियो को पॉज कंपलसरी करना ही पड़ेगा, तो कीजिए और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि CDAB, यानी कि पहले में सी, दूसरे में डी, तीसरे में ए, और चौथे में क्या है, डी। ठीक है, सॉरी चौथे में बी है। ठीक है, ये है, तो ये आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो MS अनंत कमेटी है वो किसके बारे में बनाई गई थी? देखिए ये है इसका आंसर, यही देख लेते हैं। देखिए MS अनंत समिति है वो भारत के NICTC द्वारा अनुमोदित जो 10,396 इंजीनियरिंग संस्थान है उसकी गुणवत्ता, उसकी शिक्षा की गुणवत्ता, उसकी जांच करने के लिए बनाई गई थी। कौन सी समिति? MS अनंत समिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, MS अनंत समिति। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना कि MS अनंत समिति, फिर कि इंजीनियरिंग संस्थाओं में गुणवत्ता शिक्षा की जांच, शिक्षा की जांच, इतना याद रखिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, फिर कौन सी है? मदन बी लोकुर कमेटी। ये एक व्यक्ति की समिति थी, मतलब एक व्यक्ति द्वारा ही पूरी समिति बनाई गई थी। इसका हेड था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के रोकने के आवश्यक उपाय सुझाने के लिए ये गठित की गई थी। कौन सी? मदन बी लोकुर। तो मदन बी जो लोकुर है उसको कहाँ पर? पराली, याद रखना। ठीक है, पराली। राजेश वर्मा समिति वो NCLT। NCLT क्या है? कल ही के टेस्ट सीरीज में NCLT के बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा, NCLT, फिर सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा था, फिर NCLAT था। तो वीडियो को देख लीजिए, अभी भी नहीं देखा हो तो, कल का ही टेस्ट सीरीज में था। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रेगुलर देखिए, पूरा देखिए। ठीक है, NCLT का कामकाज और कंपनी अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ साथ समिति की भागीदारी अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करना था। तो कुछ याद नहीं रखा इसमें, थोड़ा सा ही। राजेश वर्मा समिति, ठीक है, ये राजेश याद रखना यहाँ पर, और यहाँ पर याद रखना NCLT। ठीक है, फिर जस्टिस जैन समिति, उस बारे में क्या था? 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो नाम्बी नारायण, उसका केस चल रहा था कि इसने मतलब जो गोपनीयता का हनन किया था, उसके झूठे आरोपों के मामलों में संबंधित जांच करने के लिए बनाया गया। काफी सालों से चल रहा है, आई थिंक 15 साल से चल रहा है। बहुत केस है, आप डीपली नेट पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब AICTE क्या है? देखिए यहाँ पर था ना AICTE, तो AICTE अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है UPSC के लिए और PCS के लिए। ठीक है, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन। और ये एक स्टेचुटरी बॉडी थी जो 1997 में बनाई गई थी। स्टेचुटरी मतलब लॉ द्वारा पास की गई थी संसद में। ठीक है, अंडर किसके आती है? कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आती है। उसका एस्टेब्लिशमेंट तो 1945 में हुआ था, मतलब बनाई तो 45 में गई थी, पर वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, यानी कि सलाह काम करती थी। फिर 1987 में इसे एक स्टेच्यूटरी बॉडी बना दिया गया। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और चेयरमैन कौन है? अनिल शास्त्र बुद्धि। ठीक है, ये वीरू शास्त्र बुद्धि नाम याद आ गया, 3 इडियट वाले, वीरू शास्त्र बुद्धि, शास्त्र बुद्धि। देखिए दक्षिणी चीन सागर में स्थित द्वीप समूह की स्थिति के अनुसार दक्षिण के उत्तर, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ के बारे में जो आइलैंड है, कहाँ पर? साउथ चाइना सी में, उसका मतलब साउथ चाइना सी में जो साउथ से नॉर्थ तक का जो 4 आइलैंड है उसके बारे में बताना है। तो प्रतास द्वीप, हेनान द्वीप, स्पेंटली द्वीप या पार्सेल द्वीप। दूसरा क्या है कि पार्सेल, प्रतास, हेनान, स्पेंटली। ठीक है, तीसरा क्या है कि प्रतास द्वीप, पार्सेल द्वीप, हेनान द्वीप और स्प्लेंटली द्वीप। इंपॉर्टेंट है, स्प्लेंटली द्वीप, पार्सेल, हेनान और प्रतास द्वीप। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? A, B, C या फिर D। ठीक है,
इन सबको लाइन में जोड़ना। देखिए पहले आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि पहले आता है 1 मिनट। देखिए पहले आता है स्पार्टली द्वीप, ठीक है, ये साउथ से। फिर आता है कौन सा, पार्सेल, ठीक है। तीसरा आता है हनेल, चौथा आता है प्रताश, ठीक है। तो ऐसे चला है, ठीक है, ये है, ठीक है। ये रहा साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ठीक है, और ये रहा साउथ चाइना सी, ठीक है। तो ये है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों के चारों द्वीप करंट न्यूज में रहते ही है, ठीक है। जो कि चाइना इसको अपना कब्जा, मतलब ये अपना कब्जा जमाता है इस पर कि ये हमारा एरिया है, ये सब कुछ, ठीक है, इस द्वीप पर, ठीक है। स्पेंटली द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में एक विवादित द्वीप समूह है। कौन सा, स्पेंटली, ये तो इंपॉर्टेंट है स्पेंटली, तो कुछ भी हो स्पेंटली द्वीप समूह ना भूलना, ठीक है। यह फिलीपींस और पूर्व मलेशिया के तटों से आगे दक्षिणी वियतनाम के समीप है, ठीक है। यानी कि फिलीपींस और जो मलेशिया है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर है इस साइड मलेशिया है, ठीक है, इस साइड मलेशिया है, ठीक है। उसके तटों से आगे दक्षिण वियतनाम के समीप स्थित है, ठीक है। ये रहा वियतनाम, यहाँ पर है स्पेंटली, ठीक है। पार्सल द्वीप है वो चीन के तट से करीब 180 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। यार इसको मतलब ये अपने बाप को भी ना छोड़ेगा जमीन के मामले में हो ना, तो यार 180 किलोमीटर दूर है तो भी ये इसे अपना हिस्सा मानता है। पार्सल द्वीप समूह को लेकर वियतनाम का चीन के साथ पुराना विवाद है। हेनान चीन का एक द्वीपीय प्रांत है और देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा, हेनान, ठीक है, हेनान, ठीक है, तीसरा वाला। और अपने उष्णकटिबंधीय जलवायु, समुद्र तट, रिसोर्ट्स और वन पहाड़ी क्षेत्र के लिए जाना जाता है। देखिए आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज थोड़ा एनालिसिस काफी डीपली करवाया था, ठीक है। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, ठीक है। प्रताश द्वीप है जिसे डोंगसा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसको, प्रताश द्वीप को, ठीक है। जो दक्षिण चीन सागर है उसके उत्तरी भाग में ताइवान के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, जो ताइवान द्वीप के मुकाबले चीन की मुख्य भूमि से निकट है। यानी कि चीन की जो मुख्य भूमि है वो इस प्रताश द्वीप से निकट है, कंपेयर करें तो ताइवान द्वीप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली एमआरएनए वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे पुणे स्थित जिनोवा द्वारा यूएसए और एडीटी बायो के सहयोग से विकास किया गया था। दूसरा क्या है कि टीके में प्रयुक्त एमआरएनए है उसको एक नैनोलिपिड यानी कि एक लिपिड है उसके वाहक से जुड़ा होता है, जो कोशिकाओं के अंदर रेपिडली, ठीक है, जो झड़प से स्त्रवण कर सके, ठीक है। तो कौन सा सही है, एक दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए कि इसका आंसर है सी। इनके दोनों के दोनों कथन है क्यों है कि एमआरएनए वैक्सीन पुणे में स्थित जिनोवा एक वहां की फार्मास्यूटिकल लैब है, ठीक है। जिनोवा द्वारा यूएसए की एडीटी बायो के सहयोग से विकास किया गया था। किसका, एमआरएनए वैक्सीन, ठीक है। उसके टीके में प्रयुक्त एमआरए एक नेमोलिपिड है, उसके अंदर एक नैनोलिपिड होता है जो उससे जुड़ा हुआ होता है, जो कोशिकाओं के अंदर स्त्रवण को बढ़ाता है, ठीक है, प्रोसेस फास्ट कर देता है। जिनोवा का जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि INDCEPI मिशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, IN इंडिया सेपी, ठीक है। तो इंटरनेट पर इसको आपको सर्च करना है, ठीक है। इसके तहत एक बीज अनुदान यानी कि सीड ग्रांट प्राप्त हुआ, जो कि महामारी संबंधी नवाचारों के लिए वैश्विक गठबंधन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए इंडियन सीपीआई मिशन है वो एंडेमिक प्रिपेयर्डनेस थ्रू रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। रैपिड जो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए CEPI है, ठीक है। अब नवा क्वेश्चन है, कालिदास के समय में कौन से कवि थे, ठीक है। कालिदास के जो किसके दरबार में थे, सॉरी कालिदास, तो समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आंसर इसका डी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कवि थे, ठीक है। दरबार में विद्वानों से भरा था, किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट है वो उसके दरबार में ही थे, यानी कि कालिदास और आर्यभट्ट दोनों साथ में थे, ठीक है। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों के दोनों। कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त या हर्षवर्धन। तो ऑप्शन डी है हर्षवर्धन, ठीक है। देखिए बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी जो थी यानी कि जीवन कथा थी हर्ष चरित्र लिखी थी,
ठीक है। बाणभट्ट है हर्षवर्धन के दरबारी के, जिससे हर्ष के शासनकाल और वंश वाली जो उसकी वंश है उसका पता चलता है। उसका शासनकाल हर्ष ने 1400 साल तक, मतलब 1400 वर्ष पूर्व, सॉरी 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था, ये पता चलता है। तो बस यही रहा आज का तक सफर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर सबसे ज्यादा कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए। ठीक है। ईयर के एंड में 1000 फैमिली मेंबर्स को जुड़ना है। ठीक है, तो आपको वो सपोर्ट करना है। जय हिंद, जय भारत।